हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। फाइनली बोर्ड ने सारे सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। अब 2024 बोर्ड एग्जाम में आप साइंस का पेपर देने वाले हो तो ध्यान रखना कि 2024 बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर ऐसे ही आएगा जैसा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझो कि जो आप लोगों का क्लास 10 साइंस है 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो ऐसे ही आएगा जैसा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप पेपर देने वाले हो तो ये पूरा मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। पूरा सॉल्यूशन आप समझ लेना और फिर आप पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। पेपर में धुआं उड़ा देना। और पेपर सरल आएगा या कठिन, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, सर आपकी बार पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा। तो ये मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में या लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लो। अगर आपका कल पेपर है तो आज अगर आधी रात को भी देख रहे हो तो ये वीडियो देख कर जाना, क्योंकि यहां से कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ आपके पास 70 नंबर का ये पूर्णांक रहेगा, मतलब 70 नंबर का ये पेपर रहेगा। आपके पास समय रहेगा भैया 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्री को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। एंड तीसरा है खंड आ जो है बा 3 खंड उपखंड का खा गा में विभाजित है। एंड प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर OMR शीट पे देना है। काले बाल पॉइंट पेन से गोले को सही से पूर्ण रूप से आपको काला करना है। एंड खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न सारे 1-1 नंबर के हैं, 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं। एंड खंड बा वर्णात्मक है। एंड प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हैं अच्छे से। 8 नंबर पॉइंट है खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से कीजिए। प्रत्येक उपखंड आपको नए पृष्ठ से शुरुआत करना है, डायरेक्टली लिख दिया है। और सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगली बार बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर जारी किया था तो ध्यान रखना कि 95% आपके मॉडल पेपर से ही ऑब्जेक्टिव आए थे। आप आर्ट का पेपर उठा के देख लो, मैथ का पेपर उठा के देख लो, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न ये उपखंड का है जिसमें आपको फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहला देखो कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। भाई अगर ये है, ये दोनों पृष्ठ गोलीय है तो ये क्या है? लेंस है ना। किस प्रकार का लेंस है? अब आपको पता होगा कौन सा लेंस है, उत्तल है या अवतल, कमेंट बॉक्स में बताना, इतना तो पता ही होगा। गोलीय दर्पण, त्रिज्या या फिर गोलीय लेंस या दर्पण तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? एक गोलीय लेंस होगा। क्या होगा? एक गोलीय लेंस होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का उपयोग करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो हमेशा किस दर्पण का यूज किया जाता है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी। तो वो याद रखना कि हम हमेशा अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है। ठीक है, देखो आप लोग जब उत्तल दर्पण देखते होंगे, उत्तल दर्पण में जब आप प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना। अगला, किसी लेंस उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब या फिर वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो भाई एक आप उत्तल लेंस लोगे, उत्तल लेंस ही है तो ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, और आसान है, कुछ है नहीं, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब यहाँ f है हमारा, यहाँ 2f है और हमें रखना कहाँ है? 2f और अनंत के बीच, मतलब वस्तु हमें मान लो यहाँ रखनी है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ से ले गया, ठीक है, यहाँ से ले गया तो ये लंबवत है तो फोकस से होकर जाएगी, तो ये F1 मान लो, तो ये हमारा F2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे निकल गई, ठीक है, यहाँ बीच से जाएगी और फिर ये हमारा यहाँ से जाएगा, तो यहाँ आपका यहाँ बनेगा F और 2F2 के बीच में। ठीक है, और ये हमारा कैसा बनेगा माय डियर स्टूडेंट? ये हमारा वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। जब अच्छे से बनाओगे तभी पता चलेगा, वैसे तो मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। ये हमारा कौन सा? जरा दृष्टि दोष। भाई दोष तो हो नहीं सकता। ठीक है,
दोष आपका कोई भी नहीं है, ना ही निकट ना ही दूर, क्योंकि ये वस्तु को अच्छा दिखाता है तो हमारा समंजन क्षमता होगा। क्या होगा? समंजन क्षमता, याद रखना। इसमें लिखा रहा है कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलेखन कॉलम बी से एसआई मात्रकों का सही से करिए। तो ये तो बहुत आसान है, सारे स्टूडेंट को पता ही होगा। इसमें बताना क्या है, देखो विद्युत विभवांतर का मात्रक सारे स्टूडेंट को पता है। पहला विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति और प्रतिरोध। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, वी नो डेट, आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर, ये आपको पता होगा। एंड प्रतिरोध का मात्रक तो सभी को पता है, ठीक है। प्रतिरोध और शक्ति का मात्रक होता है वाट, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बस हो गया। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा एंड चौथे का हमारा तीसरा। तो भाई ये तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लो क्या इसमें बहुत आसान है। बस ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको कॉपी में सॉल्व कराऊंगा, अभी मैं आपको ट्रिक के साथ समझा देता हूं। देखो, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी प्रतिरोध में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमारा ऊष्मा का अनुपात होगा। अभी मैं आपको आंसर बता देता हूं 1.4 रेशियो, क्योंकि इसको मैं आप लोगों को अलग से जब कॉपी में समझाऊंगा तो पूरा बताऊंगा, ठीक है। वैसे आसान है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई भी आपका विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका होगी ना, तो वहां हमेशा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है। कैसा होता है? समान होता है, ठीक है। अगला देखो, हमारा बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, दिस इज बेंजीन। अब बेंजीन का अब आप लोग बताओ, इसमें C6 है और H6 है, तो यहां ऐसे देखो, मैं अगर आपको बना कर दिखाऊं, देखो C है, ठीक है, C है, फिर हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, C है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा C6 हो गया। अब हमें H भी तो 6 करना है, तो हर के बाद यहां हर के पास H लगा दो, हर कार्बन के पास H कर दो, ये हो गया। अब देखो, यहां एक को छोड़कर डबल बांड लगा दो, मतलब एकांतर में यहां एक को छोड़ दिया, फिर एक को छोड़ दो, क्योंकि भाई हमें वो भी तो पूरा करना है। ये हो गया, यही है बेंजीन। तो बेंजीन, ये देखो संरचना कहीं बना है, ये वाला लग रहा है ना, यही तो है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन। देख लो, बेंजीन बहुत आसान है, ये बीच में ऐसे गोला बना सकते हो, मस्त लगेगा, ठीक है। तो ये सी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, देखो समजातीय श्रेणी, निम्न में से समजातीय श्रेणी है एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। देखो समजातीय का मतलब है या तो उनके क्रियात्मक समूह समान हो, क्रियात्मक समूह का मतलब है अगर OH ग्रुप के हैं, देखो दोनों में OH ग्रुप है तो ये है, ठीक है, या फिर उनके सामान्य सूत्र समान हो, मतलब वो एल्केन ग्रुप के हैं तो सारे एल्केन के हों, एल्कीन के हैं तो सारे एल्कीन के हैं, एल्काइन को हों या सारे एल्काइन को हों। तो ये हमारे दोनों एल्केन ग्रुप के हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर एंड 4 नंबर ये दोनों बिल्कुल समान है, ठीक है। और CH2 का अंतर भी है, देखो इसमें CH2 का अंतर, यहाँ C 1 है, यहाँ 2 है, तो C, और यहाँ H2 है, यहाँ बस CH2 का अंतर भी है। तो हमारा पहला और चौथा बिल्कुल सही है, पहला और चौथा, बी वाला ऑप्शन ना, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पहला और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला, पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक को कहते हैं। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है भाई, प्राकृतिक, देखो ये आपका पूरा डेफिनेशन ही लिख दिया है, उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? जब दांतों का क्षय मतलब समाप्त होना, दांत धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, तो वो हमारा कब होता है? तो वो हमारा है कब होगा? क्वेश्चन नंबर 11, 5.5 से जब कम होगा, जब हमारी दांत की जो पीएच वैल्यू होगी वो 5.5 से कम होगी, तो फिर हमारा क्षय प्रारंभ हो जाएगा। अगला, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, के साथ जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, या विस्थापन अभिक्रिया सभी को पता है। दूसरा तर्क देखो, ये पहला तर्क है, दूसरा, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाती है। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये तो सामान्य सी बात है कि Zn जब होगा
Zn प्लस H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ H2SO4 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ हमारा ZnSO4 बन जाएगा और प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो सही है भाई, पहला कथन सही है। दूसरा जिंक जो है नहीं, ये नहीं बनाएगा, जिंक ऑक्साइड नहीं बनाता, तो ये हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, मतलब हमारा जो पहला कथन है ये सही है, तर्क सही है, और दूसरा गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये काफी आसान है क्वेश्चन, केवल रिएक्शन पर पता होना चाहिए। देखो यहाँ आंसर लिख दिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, ये ध्यान रखना कि देखो यहाँ देखो हमारा CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ COO है, यहाँ भी COO है, Na। देखो यहाँ ध्यान रखना, ये चीज नहीं लिखना चाहिए, यही चीजें मतलब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि ये चीज नहीं लिखना चाहिए, यही हमें भरना था, CH3COOH यही भरना था। यहाँ जब डॉट लाइन था ना, ये वाला मिसफील्ड मतलब गलती से लिख गया है, यही हमें यहाँ फिल करना था, ठीक है, CH3COH, तब हमें ये दोनों मिलता, ठीक है। तो वो आएगा अगर बोर्ड एग्जाम में तो ये नहीं रहेगा, ये गायब रहेगा, ठीक है, और फिर आप लोगों को वो लिखना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। अंतः श्वसन के दौरान जो वायु प्रवाह का सही मार्ग क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कंठ से तो होगा नहीं, सबसे पहले नासाद्वार से डायरेक्टली कंठ में तो पहुंचेगा नहीं, नासाद्वार से पहले ग्रसनी में जाएगा, फिर कंठ में, फिर श्वास नाली, फिर कोशिकाओं में। ये वाला सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर आपको विकल्पों को सही चयन करना है। पहला देखो, कथन नंबर फर्स्ट है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। बिल्कुल सही है भाई। देखो, अगर पिता एक्स गुणसूत्र ट्रांसफर करेगा तो लड़की होगा, वाई गुणसूत्र मादा में ट्रांसफर करेगा तो लड़का होगा। ये सही है कथन। दूसरा, मानव पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र, मानव जो होता है, यानी कि पुरुष में एक्स और एक वाई गुणसूत्र, हाँ ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन हमारा सही है। तो अब इसमें कौन सा सही होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण सही है भाई, कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण की सही व्याख्या भी है, तो ये तो सही है ना, आपको पता चल गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कि विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा कौन सी है। विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे जाती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ऐसा भी जब की बार क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा फिगर टाइप का। क्वेश्चन नंबर 17 है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, सही नहीं है। देखो, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौह अयस्क होता है, या शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपचयन का नियमन करता है, या थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन शायद आप लोग देखना, ठीक है, सर्च करना। अभी मैंने इसको मतलब देखा नहीं था, मैं शायद इसको थोड़ा सा मिसफील्ड है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताऊंगा। बट आप लोग इसको देखना, कमेंट करना फटाक से, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करना, इसको कहीं से भी ढूंढ कर, आपके पास बुक होगा, ये SW समझ लो, ठीक है, SW, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कि निम्नलिखित चित्र में ABC है। ए हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, परांकुर है। क्या है, परांकुर। और ये जो है, ये तो एक सभी को पता है, बीज पात्र है, पात्र यानी कि पत्ती, और ये नीचे जो होता है, नीचे का मूल होता है। नीचे क्या होता है, मूल होता है। तो परांकुर, बीज पात्र और मूलांकुर, सी वाला ऑप्शन सही है। पहला हमारा ए वाला ऑप्शन परांकुर है, बी वाला बीज पात्र, तीसरा मूलांकुर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, 19, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। कथन देखो, पहला, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, इसमें केवल नर हो या मादा हो आपका हो जाएगा। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, मतलब पहला और दूसरा कथन सही है, मतलब ये वाला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि हमारा 20, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर को क्या कहते हैं। तीसरे पोषी स्तर में शेर होता है, और शेर को मांसाहारी कहते हैं, ठीक है, मांसाहारी। तो एक एक अंक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो 20 MCQ आएंगे। कितने,
20 MCQ। अब आपको भाई सॉल्व करना है अच्छे से और OMR शीट में भरना है। OMR शीट में बस अच्छे से भर देना, बिल्कुल काला कर देना, रोल नंबर वगैरह लिख देना बस। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, आपको पूरा तैयार कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं जो आगे के क्वेश्चन है। अब हमारे आते हैं वर्णात्मक प्रश्न, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 50 मार्क्स का भाई 50 अंक मिलेंगे लिखने पर। तो उपखंड का जो होगा फिजिक्स से होगा। फिजिक्स से देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। कौन कौन से हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो ये 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। पहले दृष्टि दोष बताओ भाई, आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वही तो दृष्टि दोष है, और क्या। ठीक है, बस हो गया। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से है। तो इन दोनों को अगर आप करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। दोनों को करोगे तो 4 नंबर मिलेगा। पहला और दूसरा यानी कि 2 क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही तो है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ, ये भी 2-2 नंबर के हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। बहुत आसान है। और अवतल लेंस को उत्तल लेंस के उपयोग, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो ये आपको 4 नंबर 2-2 नंबर देकर जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको कॉपी में लिख कर एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें हर सब्जेक्ट का नोट्स, वीडियो ये सब कहाँ मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ चाहिए और हम ताकि पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा वर्क करना है, छोटा सा काम करना है। क्या करना है, आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, सबसे पहले श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना। श्रवण लेक्चरर ऐप में आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे वायरल पेपर, सारे गेस्ट पेपर सब कुछ मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196। जैसे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल्स करोगे आपको बता दिया जाएगा इसकी प्राइस कितनी है और कितने पैसे में आपको इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वीडियो सब कुछ, आपको वायरल पेपर, गेस्ट पेपर, जो मॉडल पेपर सब कुछ इसमें दिया जाएगा। मतलब पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी यानी कि 90% आप इससे पढ़कर ला सकते हो। 90% से कम नहीं आएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है जल्दी से कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है, या फिर कॉल करो, आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी। तो फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला, किसी 4 प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक की सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। या दूसरा है 20 ओम प्रतिरोध के कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। 2-2 मार्क्स का है भाई, सारे 2-2 मार्क्स हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आते हैं बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर के, पहला, 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। इसको करोगे 2 नंबर मिलेगा। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए 2 नंबर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम मान होता है। यह भी आपको अधिकतम बल कब होगा, तो ये भी आपका 2-2 नंबर, मतलब 2-2-2। अगर आपको नहीं आता तो 4 नंबर आप ले सकते हो, 6 नंबर ले सकते हो, जितना आता है उतना। अब ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं आता तो इसमें आओ। फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत जो चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। तो ये पहला आपका 2 नंबर का है, दूसरा 4 नंबर का है, तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये फिजिक्स में आप देख लेना कितना कर पाते हो, कितना पढ़े हो, कितने पानी में हो, आप खुद को आजमा लो। फिर मैं आपको कॉपी में लिख कर तो सोल्यूशन दूंगा ही, ठीक है, कमेंट करोगे तो, ठीक है, लेकिन अभी आप खुद को देख लो कितना जानते हो, बहुत ज्यादा जो उड़ रहे थे। निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, 4 नंबर का, ये 4 अभिक्रियाएं, इसको संतुलित करना है, लिखकर अच्छे से संतुलित करो। एंड हमारा यहाँ देखो कारण 4 नंबर, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ये 2 कारण आपको। दूसरा, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोहाइड्रेट तथा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। 4 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ देखो 7वां क्वेश्चन, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण आईयूपीएसी नेम, पहला ये CHO समूह, यहाँ कीटोन समूह, CHO एल्डिहाइड और कीटोन समूह से। कठोर जल को साबुन उपचयित करने में झाग का निर्माण, ये 6 नंबर का है यार, काफी अच्छा है। 7वां क्वेश्चन है, ये 3 चीजें करोगे, जब 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, तब आपको 6 नंबर मिलेगा। 2-2-2 नंबर के हैं। अगर ये नहीं आता तो आगे भी हमारे ऑप्शंस हैं।
अगर वो नहीं आता तो इसको कर सकते हो। टिप्पणी के लिए आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, मैंने देखा है, हम भी जब पेपर दिए थे तो आया था। 6 नंबर है विकृत ग्रंथिता रिडॉक्स अभिक्रिया स्टडी करनी। ये तो बहुत आसान है यार, ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं विकृत ग्रंथिता क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आप कर देना, अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो इसको करना, आपको फुल नंबर मिलेगा। बढ़िया एग्जाम्पल के साथ अच्छे से करना। अब उपखंड गा है कि जैव निम्नीकरणीय और आज गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बीच अंतर लिखिए, इसके उदाहरण भी दीजिए। 4 नंबर का निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि 3 से 4 जो है उसका अच्छे से बताना है। ABCD मतलब जो 4 ग्रंथियां उसके बारे में बताना है। 4 नंबर इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों की व्याख्या कीजिए। ओ भाई इसमें भी गद्यांश आने लगे 4 नंबर हिंदी को टक्कर दे रहा है। देखो हिंदी के टाइप का गद्यांश भी आया है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पेपर अब की बना है। देखो इसकी व्याख्या इस तथ्य पे निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र जो होते हैं पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं और इसकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है और तथा दोनों में X कहलाते हैं, दोनों XX होते हैं, लेकिन पुरुषों में होता है तथा दूसरा लिंग गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। अब हम X तथा Y का वंशानुगत पैटर्न कर सकते हैं। देखो पहला लिंग निर्धारण वंशानुगत को कैसे कर सकते हैं, दूसरा बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मानव में बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। तो ये आपको जब मैं लिंग निर्धारण का टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था फिगर के साथ। अब 11 नंबर क्वेश्चन है मानव आहार नाल का आरेख बनाइए, उसमें निम्नलिखित भागों का आपको निम्नांकित कीजिए। मुख्य ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये तो बहुत आसान है। 6 नंबर पाचन तंत्र या स्तरी केसर का स्वच्छ एवं निम्नांकित आरेख बनाइए तथा उसमें प्राग नलिका की वृद्धि और बीजांड के प्रवेश कीजिए। 6 नंबर। तो ये पूरा आपका साइंस का पेपर है, ऐसे ही आपका साइंस का पेपर आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा तैयार कर लेना, ऐसे ही आपका साइंस का पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि हम आप लोगों को कॉपी में लिख कर एक एक क्वेश्चन को समझाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।